एक जापानी सिपाही ने एक अमेरिकी सैनिक से कहा कि वह 60 किलो लकड़ी उठाए, लेकिन लंबे समय से भूखा रहने के कारण उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। आखिरकार उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर किसी तरह लकड़ी उठा ली। पास खड़ा जापानी अफसर अपने सिपाहियों से बोला, अगर उसने लकड़ी नीचे रखी तो उसे यहीं मार देना। सैनिक के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने लकड़ी नीचे नहीं रखी। वह मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि अपनी इज्जत की रक्षा कर रहा था। वक्त बीतता गया, पर सैनिक अपनी हिम्मत से खड़ा रहा। उसके साथ ही सैनिक उसकी जिद और हिम्मत देखकर हैरान और गर्व महसूस करने लगे। जापानी अफसर के चेहरे का घमंड धीरे धीरे डर में बदल गया। उसी समय बाकी सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और उस सैनिक का हौसला बढ़ाने लगे। वह सैनिक समझ गया कि अब वह सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपने देश और अपनी जाति की ताकत का प्रतीक है। उसने जापानी अफसर की आंखों में देखते हुए खुद से कहा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदा रहना ही इन जापानियों के लिए सबसे बड़ा डर होगा। उसने पूरी ताकत लगाकर लकड़ी को ऊंचा उठा लिया। उसका नाम था लुइस। वह 1917 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में पैदा हुआ था। बचपन से ही बहुत शरारती था, लेकिन उसके पास एक खास हुनर था। वह बहुत तेज दौड़ता था। उसी हुनर की वजह से वह हर बार मुश्किलों से बच जाता था। उसे दो चीजें बहुत पसंद थीं, लड़कियों की तरफ झांकना और खेल देखना। लेकिन एक दिन स्कूल के मैनेजर ने उसे दीवार पार करते हुए देख लिया। वह नजारा उसके भाई ने भी देखा, जो उस वक्त ट्रेनिंग कर रहा था। भाई ने तुरंत उसकी दौड़ने की प्रतिभा पहचान ली और उसे स्कूल की ट्रैक टीम में शामिल होने को कहा। लेकिन लुइस ने मना कर दिया, क्योंकि सब उसे एक बुरा लड़का समझते थे। कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। फिर उसके भाई ने कहा, ठीक है, अगर तुम दूसरों से ज्यादा मेहनत करोगे तो सबको गलत साबित कर दोगे। उस दिन के बाद लुइस ने जी जान से ट्रेनिंग की और हर रेस में पहला स्थान हासिल किया। उसकी शानदार परफॉर्मेंस देखकर उसे जल्द ही राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया और वह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भाग लेने गया। रवाना होने से पहले उसके भाई ने उसे आखिरी बार कहा, लुइस, हार मत मानना। लुइस, दर्द का यह पल एक जिंदगी भर की महिमा के लायक है, इसे याद रखना। ओलंपिक खेल जल्द ही शुरू हो गए, लेकिन जब वह विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के सामने आया तो लुइस को अभी भी कुछ कमी लग रही थी। वह आखिरी में पिछड़ गया। उसका परिवार रेडियो सुनते हुए उसके लिए नर्वस था, लेकिन अंतिम चक्र में लुइस ने अपनी अद्भुत शक्ति दिखाई। उसने सिर्फ एक विरोधी को ही नहीं, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सभी उसकी सफलता से खुश थे। पहले लोग उसे बुरा लड़का मानते थे, लेकिन चरमोत्कर्ष पर लुइस ने एक शानदार जीत हासिल की। उस समय लुइस को अपनी जिंदगी में उम्मीद का पूरा भरोसा था, लेकिन यह खुशी लंबे समय तक नहीं रही। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक जुनूनी युवक होने के नाते लुइस ने सेना में शामिल होने का फैसला किया और एयर फोर्स का नेता बन गया। मिशन के दौरान उनका विमान खराब हो गया और समुद्र में गिर गया। केवल 3 लोग ही बचे। अब उनका लाइफ बोट ही उनकी एकमात्र आशा था। उन्होंने सभी खाने पीने की चीजें इकट्ठा की। जिंदा रहने के लिए लुइस ने हर दिन इस्तेमाल होने वाले ईंधन की गणना की, ताकि वे ज्यादा समय बचा सकें और बचाव टीम का इंतजार कर सकें। लेकिन 7वें दिन भी बचाव टीम नहीं आई। अब सब खाना खत्म हो चुका था। उन्हें भूख, गर्म पानी और तूफान का सामना करना पड़ा। वे समुद्र में 15 दिन तक तैरते रहे। जब सभी निराश थे, तभी अचानक एक बड़ा पक्षी उड़कर आया। लुइस ने धीरे धीरे हाथ उठाया और उसे पकड़ने का मौका लिया। तीनों ने जल्दी से पक्षी को काबू में किया, लेकिन उसका स्वाद बहुत ज्यादा तेलीय था। खाने से पहले ही उन्होंने उल्टी कर दी। क्योंकि सीगल का स्वाद बहुत मछली जैसा था, वे उसे नहीं खा सके। इसलिए उन्होंने इसे मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। अंत में उन्होंने सच में एक मछली पकड़ ली। जिंदा रहने के लिए लुइस ने समुद्र से शार्क पकड़ ली। फिर उसने शार्क को मार डाला। अंततः उन्हें पूरा खाना मिला। जब वे प्यासे थे तो उन्होंने आसमान से बारिश का पानी इकट्ठा किया। पलक झपकते ही वे समुद्र में 27 दिन तक बहते रहे। अचानक आसमान में एक विमान दिखाई दिया, लेकिन तीनों में से किसी के पास आवाज लगाने की ताकत नहीं थी। इसलिए उन्होंने सिर्फ सावधानी पूर्वक सिग्नल गोली छोड़ी। खुश होने का समय नहीं था,
जो उनका सामना करने आया वह निर्दयी गोली थी। तीनों तुरंत समुद्र में कूद गए, लेकिन समुद्र में शार्क भी थीं। सौभाग्य से गोली लगने से शार्क के पास बहता खून दिखा। जापानी अफसरों ने सोचा कि उनका निशाना लग गया और वे मुड़कर चले गए। इसी तरह वे बच गए। जब वे लाइफ राफ्ट पर वापस चढ़े तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर जगह जगह से घायल था, जैसे उन पर हजारों वार किए गए हों। वे जिंदा रहने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। एक साथी तो लगभग शार्क का शिकार बन ही गया था। कितने दिन बीत गए पता ही नहीं चला। अंत में उनके एक साथी की मौत हो गई। अब उसे सदा के लिए समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपने साथी को समुद्र में दफनाया। यह उनका 45वां दिन था समुद्र में बहते हुए। अब ये मजबूत अमेरिकी सैनिक सिर्फ हड्डियों और चमड़ी का ढांचा बन चुके थे। जब उन्हें लगा कि अब मौत ही आखिरी मंजिल है, तभी अचानक एक काला साया उनके ऊपर छा गया। उन्हें लगा कि शायद अब मदद आ गई है, लेकिन यह उम्मीद नहीं, एक और डरावना खड्डा था। कुछ ही देर में वे जापानियों के कैंप में बंदी बना लिए गए। वह जगह उनकी कल्पना से भी ज्यादा क्रूर थी। वहां एक जापानी कमांडर था जिसे सब डेविल, शैतान कहते थे। बाहर से वह एक साधारण और शांत आदमी लगता था, लेकिन हकीकत में वह निर्दयी राक्षस था। जब उसने पहली बार लुईस को देखा तो भीड़ में से उसे खींचकर बाहर निकाला और वहीं जोर से लात मारी, लेकिन लुई गिरकर भी फिर से उठ खड़ा हुआ। लुई की इस हिम्मत को देखकर वह कमांडर और भी ज्यादा निर्दयी बन गया। अगले दिन जब वे आग जला रहे थे, जापानी सैनिकों को पता चला कि लुई पहले एक ओलंपिक खिलाड़ी था। तुरंत ही उन्होंने लुई को अपने सैनिकों के साथ दौड़ने के लिए कहा, लेकिन लंबे भूख और अत्याचार के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। वह एक चक्कर भी पूरा करने से पहले गिर पड़ा। आखिर में लुई दौड़ हार गया, लेकिन वह शैतान रुकने वाला नहीं था। अगर लुई खड़ा नहीं हो पाता तो उसे बेहद बुरी तरह पीटा जाता। उसके साथी सैनिक सिर्फ दूर से यह सब देखते रहते, कुछ कर नहीं सकते थे। आने वाले दिनों में वह जापानी कमांडर और भी पागल हो गया। जब भी जापान युद्ध में हारता, वह जेल में आता और अपना गुस्सा लुई पर उतारता। एक दिन लुई अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने साथियों से कहा, मैं अब इस दानव को मारकर खुद भी मर जाऊंगा। लेकिन उसके साथियों ने कहा, नहीं लुई, चाहे अपनी जान देनी पड़े, तुम्हें जिंदा रहना है, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तभी तुम उसे हराने का मौका पा सकोगे। उसी दिन लुई को शहर ले जाया गया। वहां उसे खाने पीने की पूरी आजादी दी गई, लेकिन जब वह पेट भर खा चुका तो उसे सच्चाई पता चली। ऊंचे दर्जे के जापानी अफसरों को यह पता था कि लुई एक मशहूर एथलीट है। उन्होंने उससे कहा कि वह रेडियो पर एक लेख पढ़े जो अमेरिकी सेना का मनोबल तोड़ दे। अगर वह ऐसा करता तो उसे आराम से जीने दिया जाएगा, न मारपीट, न कैंप की यातनाएं, बस खाना पीना और सुकून। लेकिन अपने देश की इज्जत और सच्चाई के सामने लुई ने बिना झिझक उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह यहां छुपकर आराम से जीने से बेहतर था कि वापस जाकर डूबियन की यातनाएं सह ले। इसलिए लुई को फिर से कैंप में ले जाया गया, लेकिन इस बार डूबियन ने उसे सीधे पीटा नहीं। उसने अपने लोगों से कहा कि लुई के हाथ बंधा जाए और सभी सैनिक लाइन में खड़े हों। अब हर एक को ऊपर आकर लुई को मारना होगा। उसका इरादा था कि लुई की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दे। लाइन के सामने खड़े सैनिक कुछ कर नहीं पाए। तब डूबियन ने एक जख्मी सैनिक को पकड़कर जोर से पीटा। अपने साथियों को और यातना न सहनी पड़े, इसलिए लुई ने उन्होंने से कहा कि जल्दी जल्दी मारें। उसके साथियों के पास कोई चारा नहीं था। वे एक एक करके लुई के चेहरे पर वार करते गए। लुई पीट पीट कर गिर पड़ा और खड़ा नहीं हो सका। तब डूबियन ने 2 जापानी सैनिकों से कहा कि उसे उठाकर ले जाओ। सुबह से शाम तक वे लड़ते और काम करवाते रहे, पर डूबियन जितना भी यातना दे, लुई कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता था कि केवल जिंदा रहकर ही वह डूबियन से सबसे बड़ा बदला ले सकेगा। एक दिन डूबियन लुई के पास आया और एक अच्छी खबर बताई। उसका परदादा या कोई वरिष्ठ रिश्तेदार यहां ट्रांसफर होने वाला था। वह लुई से विदा लेने आया और पूछा कि क्या यह अच्छी बात है या बुरी। जब यह दुष्ट आखिरकार चला गया तो सभी बंदियों ने सांस की राहत ली। पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही अमेरिकी सेना की फायरिंग आगे बढ़ी, कैंप पर बमबारी हुई। सबने सोचा कि अब लड़ाई खत्म हो जाएगी,
पर दूसरी जगह एक और कैंप था। वहां बर्फ और ठंड थी। उन्हें वहां एक मिट्टी की सड़क खोदनी थी। जब सारे सैनिक इकट्ठा हुए तो लुई ने एक डरावना साया देखा। जैसे ही उसने डूबियन को फिर देखा, वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। डूबियन ने अपने पुराने दुश्मन को देखकर कोई दया नहीं दिखाई। वह एक डंडा लेकर आ गया। उन्हें वहां रोज 10 से ज्यादा घंटे काम करना पड़ता था। ध्यान न दिया तो कोई सीधा नीचे गिरकर मर सकता था। डूबियन का मकसद था कि धीरे धीरे अमेरिकी सैनिकों की इच्छा शक्ति तोड़ दे और उनकी हिम्मत चूर कर दे। वह जानबूझकर लुई को सीढ़ी से धक्का देकर गिराने का भी आदेश देता था ताकि उसे दर्द पहुंचे। पर लुई बस सहकर काम करती रहा। जैसे जैसे जापानी ताकत युद्ध भूमि पर कम होती गई, डूबियन और भी क्रूर हो गया। गुस्सा निकालने के लिए वह बार बार लुई को ढूंढता। उसने लुई से हर दिन 60 जिन लगभग का एक बड़ा लट्टू उठवाया और जोर से काम करवाया। खाने पीने की कमी भी थी। लुई की ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। फिर भी लुई ने लकड़ी को मजबूती से पकड़ रखा और धीरे धीरे उसे कंधे पर रखा। पर डूबियन ने उसे सिर उठाने को कहा और अपने लोगों से कहा कि अगर उसने मर्यादा के थक कर उसे नीचे रखा तो उसे गोली मार देंगे। लुई के पैर कांपने लगे, चेतना धुंधली होने लगी, पर वह जानता था कि गिरना नहीं है। वह मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि उसे डर इस बात का था कि कहीं दुश्मन उसकी और बाकी अमेरिकी सैनिकों की इच्छा शक्ति तोड़ न दे। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसे उत्साह से चीयर करने लगे। इतने लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। इसी वक्त लुई ने समझ लिया कि वह इस जंग में अकेला नहीं है। वह अपने देश और अपनी जाति की गरिमा के लिए लड़ रहा है। डूबियन अब डरने लगा। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि सामने वाला इंसान इतनी मजबूत इच्छा शक्ति रखता है। क्यों उसने इसे अब तक छिपाया हुआ रखा? यह आदमी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे रख सकता है जो लुई के शरीर को हरा दे? पर उसकी अडिग भावना कभी झुकने वाली नहीं। किसी आदमी की इच्छा शक्ति को नहीं हराया जा सकता और किसी देश को तो और भी नहीं। मुझे मत घूरो, मुझे मत घूरो।